स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। क्या राज ठाकरे के गुंडे मराठी भाषा के नाम पर जो चाहे मनमानी करेंगे? मराठी की आड़ में क्या गुंडागर्दी करते ही रहेंगे? क्या महाराष्ट्र में मनसे के गुंडे कानून व्यवस्था से ऊपर हैं? ये सवाल तब लोग उठा रहे हैं जब मराठी भाषा के नाम पर मनसे कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं। कभी दुकानदारों से मारपीट कर रहे हैं, कभी कारोबारी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और अब ठाणे में उन्होंने एक हिंदी भाषी रिक्शा ड्राइवर तक को धमका दिया, माफी मांगने पर मजबूर किया, माफी मांगने का वीडियो भी जारी किया। दरअसल ये भाषा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ ही महीने बाद बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स मराठी का मुद्दा उठा रहे हैं, मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र में लोगों को मजबूर कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मनसे की इस गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? मनसे के इन गुंडों पर एक्शन कब होगा? और सवाल यह भी कि क्या बीएमसी चुनाव नजदीक है इसलिए मराठी भाषा का मुद्दा उठाया गया? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। जब हिंदी मराठी के नाम पर सियासी गलियारे का पारा चढ़ा, मनसे की गुंडागर्दी पर गुस्सा बढ़ा, ठाकरे के गुंडों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा, तभी मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर सामने आई। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हिंदी भाषी रिक्शा ड्राइवर को माफी मांगने पर मजबूर किया, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसका एक मराठी पैसेंजर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मनसे के भिवंडी नगर अध्यक्ष मनोज गुलवी ने ड्राइवर को माफी मांगने पर मजबूर किया। रिक्शा ड्राइवर को हाथ काटने की धमकी दी। हालांकि इससे पहले भी राज ठाकरे के गुंडे मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में उत्पात मचाते रहे, जिसकी गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। कुछ ही दिन पहले बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में मनसे के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। राज ठाकरे के गुंडों का गुस्सा इसलिए भड़का था क्योंकि सुशील केडिया ने राज ठाकरे को एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था कि वे मराठी नहीं सीखेंगे। उनकी इसी पोस्ट के बाद से ही राज ठाकरे के कार्यकर्ता और मनसे नेता उन्हें धमकी दे रहे थे और फिर उनके ऑफिस पर हमला कर दिया। वहीं ठाणे में मनसे कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मारपीट की थी। बहस दुकानदार के मराठी न बोलने पर हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अब राज ठाकरे के गुंडों ने एक हिंदी भाषी ड्राइवर को माफी मांगने पर मजबूर किया। सीधा महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, मराठी की आड़ लेकर बताने की कोशिश की महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, तो गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे लगता है कि जो मुंबई में हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। जो मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, तो ये भी मनसे की भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि मुंबई में रहने वाले नॉन मराठी लोग जो है कम से कम 70-80% लोग मराठी बोलते हैं, मराठी समझते हैं। 10-20% लोगों को शायद मराठी नहीं आती होगी तो समझती है और वो मराठी सीख सकते हैं। तो मनसे ने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए, उनको तो समझाना चाहिए कि भाई आप यहाँ हैं तो मराठी को बोलो। मुंबई में जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब एक बेचारे दुकानदार को जिस तरह से आप थप्पड़ मार रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग? फिर कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चले गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे।
मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत को लेकर दो टूक कहा। पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? हिंसा की पूरा रूट जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं। मराठी के नाम पर सियासी प्रयोग न करने की बात कह रहे हैं, लेकिन राज की गुंडागर्दी और उद्धव के मराठी के नाम पर सियासत को लेकर सवाल है कि आखिर पीएमसी चुनाव आते ही ठाकरे ब्रदर्स को मराठी की याद क्यों आई? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी बात हो सकती है। वो बड़ी बात क्या हो सकती है, हम इसमें किस तरीके से निष्कर्ष निकालें, और उसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके तर्कों को हमारी जनता दर्शक समझेंगे और समझ पाएंगे कि इस सारे बवाल और इस सारी चीज़ों के पीछे हो क्या रहा है। रमन मलिक, नेता बीजेपी, मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। रविंद्र पराटे, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, इस वक्त जुड़ गए हैं, आप उनको देख रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी, शरद पवार मेरे साथ जुड़ गई हैं, तस्वीरों में आपको दिख रही होंगी। और मेरे साथ विश्वेंद्र कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बाकी मेहमान आएंगे, उनको भी चर्चा में मैं लेने के लिए आगे रखूंगा, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ मनसे का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि कल रात में राज ठाकरे के एक्स पर आए पोस्ट के बाद शायद मनसे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अब इस मुद्दे पर नहीं भेजने वाली है। मैं शुरुआत चंद्रशेखर भाई आप ही से करना चाहूँगा। अब कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ और दिन आगे बीत जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इस विवाद में थोड़ा बहुत घी डाल दे रहा है। अब भिवंडी में मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, उससे माफ़ी मंगवाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये तस्वीरें मनसे कार्यकर्ताओं की सुशील केडिया के दफ्तर पर तोड़फोड़ की इस वक्त चल रही हैं, जो पत्थर लेकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, अंदर से लोग गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें क्या दिखाना चाहती हैं कि एक दहशत वहां पर मनसे फैला सके और ये बता सके कि अगर हम कुछ कह रहे हैं उसके खिलाफ तुम चल रहे हो तो गलत कर रहे हो। खैर चंद्रशेखर जी, मुंबई में रहकर बिजनेस करना या मुंबई में रहकर कोई भी काम करना, इसके लिए मराठी जानना और बोलना ये ज़रूरी है। मेरे ख्याल से कोई भी कहीं रहता है तो देर सबेर उसे भाषा आ ही जाती है और उस भाषा में वो बात करना शुरू कर देता है। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, मुद्दा ये नहीं है कि लोग हिंदी में क्यों बात कर रहे। शायद मुद्दा त्रिभाषा फार्मूला थी जिसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन चंद्रशेखर जी, आप भी स्वीकार करेंगे कि केवल भाषा बोलने के लिए किसी को भी डराने धमकाने का हक किसी को मिल तो नहीं जाता, और आज फिर एक तस्वीर सामने आ गई। कब तक चलेगा ये सब चंद्रशेखर भाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिटिक्स और लैंग्वेज वहाँ इमोशनल एक जगह बनता है, तो पॉलिटिक्स और लैंग्वेज जुड़ा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स लैंग्वेज और लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो है इंटरलिंगुअल है, और उसको जो है वो कंटिन्यू जो है आप किसी भी हाल में जो है किसी पॉलिटिक्स में भी, आप चाहे साउथ इंडिया देखें, चाहे वेस्टर्न देखें, चाहे ईस्टर्न देखें, हर जगह यूज होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रह गई जो है क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो स्टेट का अफेयर है, वो स्टेट समझे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, अगर कोई गलत जो है बर्ताव होता है, तो उस पर वो स्टेट अपना एक्शन ले, और वैसे एक्शन तो स्टेट अपने लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से ले ही रहा है। एफआईआर हो रहा है, बेल हो रहे हैं, उसके बाद चार्जशीट्स होंगे, उसके बाद जजमेंट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें, प्रक्रिया तो चल रही है। लेकिन ये चीज है, मानने की बात है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की भाषा जो है वो आपको लिखनी और बोलनी तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं उस चीज को जो है, अगर आप उसको समझते हैं या करते हैं,
तो वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ पे मेजोरिटी जो उस भाषा को बोलते हैं, तो उससे जो है उनका एक इमोशनल टच है, उसको आप जो है बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करने नहीं चाहिए। व्हेन इन रोम बी लाइक अ रोमन। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आप सीख भी सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल भाषा मराठी है नहीं। तो अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन उसमें जो ये विवाद जो जन्मा है, ये विवाद कहाँ से आया, वो आपको ये समझना पड़ेगा। आया देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से, जब उन्होंने जो है इसको जो है हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज जो है प्रिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको जो हिंदी लैंग्वेज को जो है आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और इसको चालू करेंगे, तो इसकी वजह से ये भाषा विवाद जो है वो शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो, फिर उसके बाद उन्होंने जियो को जो है उसको कैंसिल किया, कैंसिल करके बोले कि ठीक है, अब इस पे हम जो है कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें तो जो गवर्नमेंट में है उनको समझनी चाहिए। ये चंद्रशेखर जी, गुंडागर्दी की आपको तो नहीं लगता जब सब कुछ वापस हो गया तो खत्म हो जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से भाषा विवाद की बात पर हम सब बात कर रहे हैं, तो वहां से शुरू हुआ, सरकार ने उसे खत्म कर दिया, एक विजय रैली हो गई, उसमें बता दिया गया हमारे दबाव के चलते हुआ। लेकिन तस्वीरें रोज आ रही हैं, पत्थर मार रहे हैं। भाषा आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन पत्थर मारने, गरीब ऑटो ड्राइवर से माफी मंगवाने, उसका वीडियो बनाने और उसे प्रचारित करना, ये सब तो अब उससे कहीं आगे निकल रहा है। देखिए, ये तो स्टेट का जो इशू है, वो स्टेट अपना लॉ एंड ऑर्डर समझे। अगर उनकी कैपेसिटी में ये नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से भी कल समर्थन करने प्रताप सरनाईक जी आए थे। लेकिन उन्हें भगा दिया गया देशद्रोही कह के। वो भगा दिया गया, वो बात की बात है, लेकिन वो वहां पे प्रोटेस्ट में गए थे, उन्होंने पुलिस से जो है हाथापाई वगैरह भी किया। उन्होंने पुलिस को बोला कि प्रोटेस्ट आप जिस तरीके से हटा रहे हैं गलत है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। और सब्सिक्वेंट आप ये चीज देखिए कि उन्हीं के पार्टी के जो एमएलए हैं, वो संजय गायकवाड़, वो आज जो है वो उनकी वीडियो आ रही है कि वो किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं। तो सारी चीजों को देख के तो ये लगता है कि स्टेट अपनी लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट को जो है वो बाइफरकेट कर रही है या उससे हट रही है और अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सारे काम तो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले के जिम्मे है, और अगर नहीं संभाल सकते हैं तो वो अपने जगह से अपने समझे कैसे क्या करना है उनको। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ एनसीपी शरद पवार से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सीमा, आपको लगता है कि ये मुंबई में जो कुछ हो रहा है, और मुंबई में ख़ास तौर पर सभी का इशारा इस वक्त बीएमसी चुनाव की तरफ है, बीएमसी चुनाव में जनता तक पहुंचने के पहले अपना जोर और अपना असर दिखाना भी ज़रूरी है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उस पर ओन नहीं किया जा रहा, लेकिन तस्वीरों में होती हुई दिख रही हैं। क्या आपको इस बात का डर लगता है कि ये चीज़ें और आगे फैल सकती हैं? स्टेट कोशिश कर रहा है, वो दिखाई पड़ रही है, उसने उस जगह रैली निकालने से मना किया था जहां पर वो एडमेंट थे कि वहीं जाना है, तो फिर उसके बाद बवाल हुआ सड़कों पर, वो भी आपने देखा। सीमा जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि इशू शुरू किसने किया है, ये बात तो देखनी चाहिए। एंड फिर जो मतलब बिल्कुल मतलब एक जो हिंदी थोपने वाली बात जो थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था महाराष्ट्र में। इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, हिंदी भाषी भी रह रहे हैं, मराठी भाषा भी रह रहे हैं, कितने दिनों से हमने कभी ऐसा कोई विवाद देखा नहीं था। पर अगर आज एक मतलब जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, मैं तो इसको कहूंगी कि कहाँ से ये इशू शुरू हुआ है ना। आप आपने एक हिंदी थोपने वाली बात कर दी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। नेचुरली उसका विरोध तो होना ही था, हम लोग ने भी सबने बोला कि भाई इतने छोटे बच्चों को क्यों प्रेशर देना है ना। ऑलरेडी वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, लोगों को अच्छी खासी हिंदी आती है, तो मतलब ये क्या इशू था। मुझे तो लगता है कि उसके बाद चलिए आपने जीआर वापस ले लिए एंड जो भी विक्ट्री रैली वगैरह उन लोग ने करी, उसके बाद फिर देखी। देन उसके बाद आप देखिए जो बीजेपी नेताओं के जो यहाँ पे बयान आए, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते फ्रैंकली, जो कि एक मतलब आग में वो जो था ना घी डालने वाला काम जिन्होंने किया है कि ये मतलब आप अल्टीमेटली देखिए, मतलब हिंदू मुसलमान उसमें कहाँ से आ गया है ना। गोल टोपी वालों से क्यों नहीं पूछते, एंड ये मतलब ये इशू कहाँ से आ गया उसमें, किसने डाला ये चीजें, और कौन है वो जो जिन मतलब नीति जो है, मेरे ख्याल से एक निशिकांत दुबे जी, उनका बयान आता है कि मतलब बिहार के इलेक्शंस को भी उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं, एंड यहाँ आके देखो तो हम बताएंगे, तुम्हें मारेंगे, ये सब मतलब। और भाषा भी आप देखिए क्या क्या चीजें लोगों ने बोली है, मुझे तो मतलब बड़ा
वो लगता है। तो फ्रैंकली देखिए, अगर अगर एक अपने ही प्रदेश में अगर कोई मराठी मानुस जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये तो ड्यूटी है बेसिकली, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी की, चीफ मिनिस्टर की, एंड स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, जो कि मेरे ख्याल से इसी बात के लिए नहीं, हमने पहले भी देखा है कितना मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है महाराष्ट्र में, चाहे वो कोई भी इशू हो। किस तरह से मतलब कभी कभी कुछ भी कर रहे होते, कभी कोई जैन मंदिर तोड़ देंगे, कभी मतलब कहीं भी कोई अभी इशू हुआ था, मतलब कितनी सारी चीजें, मैं क्या आपको गिनाऊं महाराष्ट्र का, अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, किस तरह से नागपुर के दंगे हुए, एंड महिलाओं के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, एट्रोसिटीज हैं, तो महिलाओं चिल्ड्रन के ऊपर, तो मतलब वो इससे देखिए, मैं इससे कंसर्न नहीं है, पर मतलब इट इज नहीं आप मतलब इशू तो है ये फ्रैंकली, आप मतलब सही बहुत सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। आप सही है ना, कह आप रही एक हैं। इशू शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कुछ छोटे छोटे वीडियोस दिखाते हैं, मतलब वो चलाते रहते हैं कि लोगों के मन में मतलब जो एक प्रेम का भाव है वो खत्म हो। ठीक तो है, मुझे आप नहीं सही लगता, कह रही हैं। यहाँ पर अब बेकार में आप शायद इंस्टिगेट करते हैं, क्या जरूरत थी कि गलती आप शायद मतलब लॉ एंड राज ऑर्डर ठाकरे की जी है। को टैग कर। मैं यहाँ पर यह समझ पा रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को और कड़ाई से लॉ एंड ऑर्डर को ज़मीन पर उतारना होगा, ताकि ये लोग जो वीडियो बना बना के दहशत को फैला भी रहे हैं, कम से कम उन पर कंट्रोल लगे। नहीं तो बीएमसी चुनाव आते आते तक शायद बहुत सारी तस्वीरें इस बात को कहने के बावजूद, जब राज ठाकरे कहते हैं कि आप मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, वो वीडियो फिर भी आ रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं। विशेंद्र कुमार मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन मलिक का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, रविंद्र पराटे कांग्रेस से, उनका भी इंतज़ार कर रहा हूँ। रमन मलिक जी हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन पहले मैं विशेंद्र कुमार में आपका रुख कर लेता हूँ। विशेंद्र कुमार, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो हो रही है ये थमेगी या थमने दी जाएगी जल्दी? देखो राजीव शर्मा जी, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है, किसी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, और किसी भी जनता के लिए ठीक नहीं है। ये दुख का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इस पर सख्ताई से कदम उठाना चाहिए, और प्रदेश की सरकार भी सख्ताई करे, और भारत सरकार भी इस पर दखलंदाजी करे, क्योंकि किसी परिवार को जो चोट पहुंचती है, मानसिक या शारीरिक, और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो उससे पहले ही सरकार इस पर सख्ताई करे, भारत सरकार भी विशेष ध्यान दे जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर राजीव शर्मा जी, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मेरे वतन जैसी जमीन न मेरे वतन जैसा आसमान ना मिला। मेरे प्यारा देश है हिंदुस्तान, ये फूलों का गुलदस्ता है। जिस प्रकार से फूलों के गुलदस्ते में एक फूल जब होता है उसकी सुंदरता नहीं होती, उसमें बहुत कई प्रकार के फूल होते हैं, कई कलर के फूल होते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये हमारे भारत देश की पहचान है कि अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषाएं हैं, विविध क्षेत्र हैं, तो इनका लाभ हमें फूलों के गुलदस्ते की तरह देखना चाहिए। मिलजुल कर जो इसका लाभ होता है वो दुनिया में हमारी पहचान के रूप में बनता है, और विश्व में जो हमारी आज चर्चा है कि विश्व गुरु बनने हम जा रहे हैं, तो इसका जो महत्व है ये हमें समझना होगा, छोटी सोच को छोड़ना होगा, और सरकार को सख्ताई से कदम लेना होगा, अन्यथा ये बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि केवल ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, अब की बार देखना ये तमिलनाडु या तेलंगाना की तरह नहीं, और भी जगह चिंगारी जा सकती है, चाहे वो बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। इस पर सख्ताई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर देश के दूसरे हिस्से में जाएगा। मैं यहाँ पर राजीव शर्मा जी एक बात कहना और चाहूँगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, निसंदेह कोई बात नहीं है, सच्चाई है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, वो आर्थिक राजधानी भारत की तो मानी जाती। वहाँ देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, वहाँ पर हर प्रदेश की जनता वहाँ जाती है, उनको रहने का अधिकार वहाँ पर है, और देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में भारत के नागरिक को रहने का अधिकार है। तो ये मजाक ना की जाए, ये गलत है, सख्ताई की जाए, अन्यथा देश में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मतलब आप भी मान रहे हैं कि सख्ती यहाँ पर नहीं हो रही है। सीमा जी भी वही कह रही थी, और शायद मेरे साथ जुड़े हुए चंद्रशेखर झा भी वही कह रहे थे कि राज्य सरकार को और सख्त होना चाहिए। शायद राज्य सरकार को एक इशारा है कि सख्ती के बिना काम नहीं होगा। रमन मलिक मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा समय लगा लेकिन आप जुड़े। कारोबारी वहां पर रैली निकाल रहे हैं, और पर प्रांतीय जो वहां हैं वो तो रह रहे हैं, क्योंकि परप्रांतीय इस तरीके के आंदोलन और ऐसे उत्तर भारतीय या हिंदी भाषा विवाद को पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो पूछ रहे हैं क्या जाना ठीक होगा, अभी क्या वहां जाया जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी क्यों कर दी गई,
और क्या ये आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में समाप्त होगी, या फिर आपको लगता है कि समाप्ति की तारीख बीएमसी के चुनाव की वोटिंग का दिन होगा? मैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं पूरा जो चित्र है वो मैं क्षमा आपके चाहता हूं सामने- रमन जी, आता हूं आपके पास। कुछ नेटवर्क इश्यू इस वक्त लगातार हो रहा है, जिससे कुछ दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं। बहुत जल्दी आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। मैं इसी सवाल को ले जाता हूं चंद्रशेखर जी के पास। प्रवक्ता कांग्रेस अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, चंद्रशेखर जी जरूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, कब तक समाप्त होते देखते हैं इस सारी चीज़ों को? मैं सोच रहा था कि कल के बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आज फिर एक तस्वीर आ गई। अगर आज मैं ये कहूं कि आज के बाद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्या पता कल एक और तस्वीर सामने आ जाए। देखिए, इसमें ये बात भी आपको समझने की है कि अब मराठी रिजर्वेशन लेके भी जो पॉलिटिक्स जो पहले चल रही थी वो भी अब चालू होगी। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन का मामला जो है वो ठंडा पड़ गया, लेकिन ये रिजर्वेशन जो है आज तक जो है वो अकोमोडेशन नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे भी जो है अब उठेंगे, क्योंकि अभी सरकार को ये झेलना पड़ेगा। चाहे वो सत्ता में जैसे भी आए हो, उन्होंने वोटर लिस्ट रिगिंग किया हो, वोटिंग रिगिंग किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन अब इनको ये सब झेलना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि ऑपोजिशन अगर कार्यरत नहीं है तो ये ऑपोजिशन अब ये कार्यरत होके रहेगी। और इनको ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर संभालने में यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं तो इसके बाद भी जो है काफी फेलियर इनको देखना पड़ेगा। काफ़ी फेलियर देखना पड़ेगा। मैं समझ पा रहा हूं कि आपका हमला इस वक्त वर्तमान सरकार के ऊपर है। आपने वोट्स रिगिंग की भी बात कह दी। हालांकि अब तक कोई साबित नहीं कर पाया है कि ईवीएम इस तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाकायदा न्योता देकर सबको बुला चुका है, गया कोई नहीं वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के अलावा। विवेक कोडे मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक कोडे, क्या आपको लगता है कि अब इस विवाद को हर तरफ से जानबूझकर हवा दी जा रही है? देखिए, आपने कुछ इलेक्शन के बारे में बात की, पहले उसके बारे में बात करूंगा कि हमारा ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप है कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ युति में है। बीजेपी में अभी तक मर्ज नहीं हुई, इतना ही बाकी है। तो इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन रीक करती है और महाराष्ट्र इलेक्शन में घपला किया है। अच्छा। ये जो हमारा आरोप है उस पर हम आज भी कायम हैं। अच्छा, आप उसको कुछ भी कहो। अब बात रही भाषा की, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट थी कि मातृभाषा में शिक्षण ये सबसे अच्छा शिक्षण है, और जब तक बच्चा 10 साल का कम से कम न हो जाए तब तक कोई भी भाषा उसके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र शासन ने जानबूझकर ये जो बीजेपी का जो शासन है या संघ का जो शासन है वो उनके एजेंडा की तरह हिंदी थोपने की कोशिश महाराष्ट्र में की, और वो भी जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो 3 भाषा का कष्ट सह नहीं सकते हैं, जिनकी खुद की भाषा भी नहीं सीखेंगे ठीक से, हिंदी भी नहीं सीखेंगे और अंग्रेजी भी नहीं सीखेंगे, और उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको हम लोगों ने विरोध किया था। अब बात बची, आपने जो मुझे सवाल पूछा और आपका मैंने सुना कि ये क्या इलेक्शन तक चलेगी क्या। देखिए, इलेक्शन से हम ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखते, और भाषा के ऊपर कहीं भी कोई भी झगड़े ना हो। पहले से जो चल रहा है देश में झगड़े जो बीजेपी ने लगाए हैं ना, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, उतने काफी है। अभी और भाषा के झगड़े हम बिल्कुल नहीं चाहते, और महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एजुकेशनिस्ट जो कहते हैं कि बच्चा जब तक अपनी भाषा ठीक से नहीं सीख लेता तब तक दूसरी भाषा सीखना कठिन होता है, इसलिए हमने वो हिंदी भाषा का विरोध किया था। अभी जो चल रहा है वो बहुत दुर्दैवी है, और जो भी लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई झारखंड से कह रहा है, कोई बोलता है पटक देगा, कोई बोलता है क्या करेगा, ये जो सब चल रहे हैं वो जो चला रहे हैं
वो भाजपा की सरकार चला रही है कि उनके पास लोगों के सामने जाने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जैसे हिंदू और गैर हिंदुओं को जैसा ध्रुवीकरण किया, वैसा अभी वो हिंदी भाषक और गैर हिंदी भाषकों का ध्रुवीकरण करना चाहता है। हमारी भूमिका बिल्कुल साफ है, किसी भी प्रकार के भाषावाद को हम हवा नहीं देते और ना देंगे। जी, किसी भी प्रकार के भाषावाद को कांग्रेस की तरफ से कहा गया, ना हम हवा देते हैं ना हवा देंगे। लेकिन मराठी को लेकर जो अपना मत है शिवसेना, यूबीटी और मनसे का, वो तो इस बात को कह रहा है कि मराठी अगर नहीं बोली तो ये एक गंभीर स्थिति होगी उनके लिए जो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जीआर सरकार वापस ले चुकी है, वो विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सवाल इसीलिए कि अब क्यों बढ़ा जा रहा है, इसे रुक जाना चाहिए था। सरकार बैकफुट पर आ गई है, सरकार ने बात मान ली है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, खासतौर पर मुंबई की जनता, जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। इस मुद्दे पे लोगों को क्या लगता है, हम जानने के लिए घाटकोपर में आए हैं। हम वहां से पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको लगता है ये मुद्दे पे। सर, हिंदी का मुद्दा है, क्या लगता है आपको? सर, हिंदी का मुद्दा है, पहले तो मैं सबको जय महाराष्ट्र बोलूंगा। हमारा यहाँ पे पैदाइश है, हम यहाँ के जन्मे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये राज साहब को ये बताना चाहूंगा कि सर, मैं कल हॉस्पिटल का चक्कर किया था। हॉस्पिटल में जाके देखा, मैं एक छोटा बच्चा जो जन्म लिया था वो भी रो रहा था। तो मैंने उसके डैडी से पूछा कि ये इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। तो वो बोलने लगा कि आज मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है। वो मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है इसके ऊपर खुद पैदा हुआ है, 7,000 रुपए का कर्जा है इसके ऊपर, वो उसलिए रो रहा है। मुझे वो एक हंसी मजाक लगा। आप लोग ये हिंदी भाषा, ये सब चीजें कर रहे हैं। सर, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जोड़ तोड़ का भावनाएं बंद करिए। जो 8 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है, महाराष्ट्र के ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो मुद्दे पे राज साहब से मेरा नम्र विनंती है कि आप ये मुद्दे पे जरा ध्यान दीजिए। सर, तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मतलब इसमें? जय महाराष्ट्र, मी ॲडव्होकेट नित्यानंद शर्मा. महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा आदर झाला पाहिजे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान दिल से होना चाहिए। सम्मान में डर और भय की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लोग सीखेंगे, और बिल्कुल मराठी बोलना चाहिए। हम यहाँ पैदा हुए, जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन डराना नहीं चाहिए। डराने वाली बात बिल्कुल गलत है। और ये भाषा के नाम पर ये हो क्या रहा है? मेरे महाराष्ट्र को किसी की नजर लग गई है। और ये बताइए, अंबानी और अडानी ये भी मराठी नहीं बोलते, तो इनको भी तो सिखानी चाहिए आपको। और जो सिर्फ डरा कर या भय कर कर नहीं, बल्कि प्यार और सद्भावना का होता है। देखिए, भाषा जो है संवाद और प्रेम का माध्यम है, मार का नहीं। और मुझे सबसे ज्यादा, अभी मैं एडवोकेट हूं, मैं कोर्ट में बहुत सारे मैटर देखता हूं कि जो भाषा के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, और जो महाराष्ट्र के बाहर भी जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। हमारे घर में क्या चल रहा है, हम लोग सक्षम है उससे निपटने के लिए। और सबसे बड़ा जो दुख वाली बात यह है कि लोग लड़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है। सुधाकर जी, सबसे बड़ा दुखद है, उनके ऊपर केस हो रहे हैं। कल के दिन पासपोर्ट नहीं बनेगा। प्राइवेट जॉब, सरकारी तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब के लिए भी ना वेरिफिकेशन लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो क्या होगा। और दूसरी बात, कोई भी जब मैटर हो जाता है तो पुलिस, अगर आपके एक बार संदेह के नजरों से देखा गया तो आगे दिक्कतें बढ़ेगी। 1-2 बार जब कोर्ट के चक्कर आप काटोगे ना, तब आपको लगेगा मैंने क्या कर दिया, क्या गुनाह हो गया मेरे से। तो देखिए, ये प्यार की भाषा है और हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना सिखाना चाहिए, तो मराठी क्लास स्टार्ट करें ना। कहाँ शुरुआत करना है? मुंब्रा में, बांद्रा में, मालवनी में, घाटकोपर ईस्ट में, घाटकोपर वेस्ट में, जहां भी बोलो, हम आएंगे ना, हम खुद सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उद्योगपति, महाराष्ट्र में बहुत सारे आमदार, विधायक, उनको मराठी में वो भाषण पूरा दे नहीं पाते, प्रश्न नहीं पूछते। क्या शुरुआत वहां से नहीं होनी चाहिए? क्या शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। और जो बड़का उत्तर भारतीय नेता है और संघ है, अरे कहाँ गए, किस घूंघट के पीछे छुप गए? मुझे तो लगता है उनको मुझे च्यवनप्राश देना चाहिए, ताकि उनके जो माइंड है वो काम करे और लोगों का ध्यान दे। और दूसरी बात कैसा है, हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई संघर्ष हो, कोई झगड़ा हो। मैं पला बड़ा हूँ, यही बड़ा हूँ,
और हम लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, कभी कोई वैमनस्य नहीं। लेकिन जो बीते कुछ दिनों से हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, मुझे तकलीफ हो रही है। आप देख रहे होंगे मेरा गला भरा है कि ये महाराष्ट्र में मेरे हो क्या रहा है, मेरे महाराष्ट्र को नजर लग गई है किसी की। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो भाषा का जो बात शुरू है मराठी हिंदी का, उसके बाद राज ठाकरे की पूरी ये जो उनके लोग जो जिस तरह से मारपीट करते हैं, तो क्या लगता है? पहले तो मैं कहना चाहूंगी जय महाराष्ट्र। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो भाषा आएगी वो उसमें बात करेगा। यदि आपको ये लगता है कि मराठी बोलना कंपलसरी है तो आप लोगों को बताइए और उनको सिखाने का जरिया और कोई तो उनको एक सर्टेन चीज प्रोवाइड करिए जिससे लोग मराठी सीख सके जिनको नहीं आती है। भाषा के नाम पे आतंक करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, और आजकल जो ये औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं मार्केट में, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, कि आपको मराठी ही बोलना है नहीं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये बहुत ही गलत है। आप संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे एक भी दिखा दीजिए जीआर या एक भी आर्टिकल दिखा दीजिए कि ऐसा उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू स्टे इन महाराष्ट्र देन मराठी इज कंपलसरी फॉर यू। ऐसा मेरे हिसाब से संविधान में कहीं पे भी नहीं है। बाकी ये जो पॉलिटिकल गंदगी फैलाई जा रही है भाषाओं के नाम पे, ये बहुत गलत है। हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। मैं इन लोगों को ये बताना चाहूंगी। तो भाषा के नाम पे ये जो भी आप विरोध बंद कर रहे हैं उसको कृपया करके बंद करिए, क्योंकि इससे आम जनता और जो अभी का युवा पीढ़ी है वो बहुत परेशान हो रहा है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। बहुत बड़ी बात इस महिला ने कही और उस शख्स ने कही जो महाराष्ट्र का ही था। मराठी से उसने अपनी बात शुरू की। इस महिला ने साफ कहा, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी आनी ही चाहिए? हाँ, मराठी बोलना अच्छी बात है, मराठी का सम्मान अच्छी बात है। और अगर ये चीज होने लगी तो आज महाराष्ट्र, कल पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, हर कहीं यही सब होने लगेगा। ये देश की अनेकता का, एकता का जो सबसे बेहतर एक उदाहरण है, वो छिन्न भिन्न होते देर नहीं लगेगी। खैर, फिर भी ये चीजें चल रही हैं। रमन मलिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी लीडर के तौर पर। हमने सबको सुना, रमन जी से बात नहीं हो पाई थी तकनीकी कारणों से। रमन जी कारोबारी रैली निकाल रहे हैं, आपने देखा होगा। परप्रांतीय अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं, जिनका काम है, जो वहां पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं, कुछ अपने जरूरी काम के लिए जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी क्यों कर दी गई और क्या इसके जल्द खत्म होने की आपको उम्मीद है? शर्मा जी, मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो इतिहास का एक बहुत बड़ा अडिग सत्य है। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए संत नामदेव। संत नामदेव जी वो जो जातिवाद के विषय को भी उजागर करते हैं कि भगवान जातियों में नहीं विश्वास करता, उनके लिए भगवान ने अपना मंदिर घुमा दिया। और ये वो संत नामदेव है जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब में आज भी विराज के अमर है। आप समझिए, महाराष्ट्र का एक संत पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विराजमान है, और वो गुरु ग्रंथ साहब जिनको जीवित प्रत्यक्ष गुरु माना जाता है। इस मतलब समझने वाले इसकी गहराई को समझ सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे लोग जो सिर्फ, और कांग्रेस खासकर, जो सिर्फ जातिवाद और ये लैंग्वेज की राजनीति कर रही है, वो नहीं समझेगी। जो कांग्रेस के भी मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में इनका ये स्टैंड है तो कर्नाटका में ये स्टैंड क्यों नहीं लेते? और ये जो डिवाइड लाइंस के ऊपर खेलना है, ये चाइना की ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, और उसी को शायद आईएसआई भी फॉलो करती है। और मेरा तो ये पूछना है, जिनका चाइना की सीपीसी से करार है, वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जो उनको बार बार एक्सपोज करती है? इन फॉल्ट लाइन के ऊपर क्यों आप इकट्ठा नहीं होते, बल्कि उसको और उत्तेजित करने के पीछे दौड़ते? लेकिन बहरहाल हमको उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो इस समय इस पिक्चर के मेन विलेन वही हैं। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक चीज को समझने की अनिवार्यता है कि जब ये मुस्लिम एरिया में जाते हैं, जब ये सरकारी काम करने जाते हैं, जब ये उधर उधर घूमते फिरते हैं, तब इन्हें हिंदी ठीक लगती है, उर्दू भी ठीक लगती है बात करते हुए।
उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनको तो अब नमाज में जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और उनको टोपी पहनने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लोग जो हैं ये एक मौसमी लोग हैं। मेरे को ये लगता जरूर है कि इस समय भारत को इकट्ठे रहने की ज्यादा आवश्यकता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, वहां पे ये तो नहीं हुआ कि मैं मराठाओं का एक सैनिक हूं या मैं तमिलनाडु का सैनिक हूं या मैं कहीं का सैनिक हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? सबके मुंह पे एक ही बात थी, भारत माता की जय, जय हिंद। तो ये जो विचार है ये भारत को खंडित करने का विचार है, और ये नया विचार नहीं, ये पुराना एक टूल है। नई पुरानी शराब नई बोतल में डाल के दी जा रही है कि इस टाइम ब्लैक और व्हाइट डॉग हो गया। नहीं होना चाहिए ये साहब। एक मैं सिंपल सी बात पूछता हूं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों के पास बतेरिया धन दौलत है। क्या इन लोगों ने मराठी के विस्तार के लिए क्या क्या काम करे, जरा जनता को बताएं। कितने कॉलेजेस शरद पवार जी के हैं ना, 16-17 कॉलेज हैं अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं, कोई किसी नाम पे कोई कैसे, उनमें कितना मराठी का डेवलपमेंट हुआ। अब मैं अगले बड़े एक टेक्निकल पॉइंट पे बात करता हूं। अंग्रेजी के अंदर साइंस के, साइकोलॉजी के, सब मेजर विषय जो हैं उनके इंग्लिश में टेक्स्ट हैं, उनके इंग्लिश में कोर्स मटेरियल है। हिंदी में भी कोर्स मटेरियल बड़े अच्छे से बना दिए गए। तो हिंदी और भारतीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर मूलतः बड़ी जो वास्ट स्टडीज है उसके के सारे टेक्स्ट मटेरियल हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर डेवलप करने के लिए जो रीजनल लैंग्वेजेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने क्या करा थिएटर के लिए, क्या करा पिक्चरों के लिए, क्या करा साहित्य के लिए, कुछ नहीं कर बता पाएंगे। अपने आप इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन आग लगाने के लिए वही बात है ना कि बीड़ी जलाई ले, वो वही काम कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं आता साहब। मैं तो सिर्फ ये बार बार पूछता हूं कि ये जो चाइना को देश हमारा टूटा हुआ चाहिए ऑन फॉल्ट लाइंस, ये जो पाकिस्तान को हमारा देश टूटा हुआ फॉल्ट लाइंस पे चाहिए, ये उसकी भूमिका क्यों तैयार कर रहे हैं? क्या ये खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। ठीक है, लेकिन वो इन्हें करनी आती नहीं है। पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो चुका है इनका। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। एक फाइनल पॉइंट में बनाना था, एक फाइनल पॉइंट सर, एक 5-10 सेकंड का फाइनल पॉइंट। मेरे को तो हंसी अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आती है, जो इतना बड़ा विषय है जिससे देश खंडित होता है, समाज टूटता है, वेमिनस्य फैलता है। मेरा सुप्रीम कोर्ट आज अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाते हुए इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहा, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेकर इन सभी लोगों को जो देश को खंडित करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का ऑर्डर देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? अब तो इसे सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ देते हैं ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को लाने की भी आवश्यकता क्या मेरे टैक्स से चलता है सुप्रीम कोर्ट, आपके टैक्स से चलता है सुप्रीम कोर्ट। वो सिर्फ अपने विवेक से हमारे ऊपर तानाशाही नहीं करते। अब गहलोत जी के दामाद को आप मुंबई हाई कोर्ट का जज बना देते हैं, और दूसरों में क्या खामियां हैं? क्या उनमें सुरखाव के पर लगे हुए हैं? मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से ये सारा सिस्टम चलता है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट से भी नाराजगी जाहिर कर दी और आपने कहा कि ये सब कुछ देश को खंडित करने की तरफ एक कोशिश है। ये छोटे छोटे विवाद एक बड़े विवाद का स्वरूप ले सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो तो घेर महाराष्ट्र सरकार को रहे हैं। सुन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं। आपने आज देखा कि एक मीरा भाईंदर में एक सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत सी कर रहा है। किस बलबूते पे कर रहा है? क्योंकि वो एक शिंदे ग्रुप का मंत्री है और उसका नेता शिंदे उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की छवि इसमें खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है, पृथ्वीराज चव्हाण ऐसा कह रहे हैं। विवेक कोडे का ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण, कराड़ से चुनाव जीतते रहे हैं। विवेक कोडे जी, क्या गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण की इससे मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है?
देखिए, हमारे महाराष्ट्र की छवि भी खराब हो रही है उसके साथ। मुख्यमंत्री की छवि कैसी रहे उससे हमें कुछ ज्यादा पड़ा नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की छवि जरूर खराब हो रही है। अभी जो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा सरमन दिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बातें सौ चूहे खा के बिल्ली चली हाज को जैसी है। ये कब्रस्तान स्मशान किसने कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसने कहा, रामजादे हरामजादे किसने कहा, मटन मछली मुर्जरा, ये सब बातें किसने की? वो लोगों ने हमें ज्ञानामृत पिलाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे कोई ऐसे पहुंचा लोगों मारपीट ने करने के लिए, हमें आपके कान के नीचे बजाने की बात करी इसी आप चैनल बीच- के आप ऊपर, बीच में नहीं आना। इन्हीं आप जैसे एंकर के जो साथ इसी लोग- चैनल के ऊपर मनसे जो के लोग- प्रवक्ता ने बोला कि जो लोग हिंदी धार्मिक के लिए ध्रुवीकरण की बोलेगा राजनीति और मराठी के करते लिए नहीं हैं, बोलेगा उसके ऐसे कान के लोगों नीचे ने बजाएंगे। हमें ऐसा कौन सा बात हुई पिलाने की बताइए। जरूरत नहीं है, कम से कम महाराष्ट्र को पिलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुन अरे लीजिए। महाराष्ट्र को नहीं, आप लोगों को पिलाने की अरे जरूरत है। आप कर्नाटक लोग में ही क्यों इस नहीं देश बोलते? में कम्युनल कर्नाटक में राजनीति क्यों नहीं करके बोलते इस हो? देश को बर्बाद करने कन्नड़ पे की तुले भाषा आप के लोग। ऊपर जो और विवाद आप वहां हमें सरकार सिखाते चला हैं। रही है, डीके शिवकुमार चला रहे हैं, रामजादा सिद्धि रमैया चला रहे हैं, की बात आपने किसने की? उसका खंडन क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा उसका मशाल खंडन? कब्रिस्तान की बात किसने की? अरे आपके लोग उसके इस ऊपर देश कोई में, प्रॉब्लम नहीं है, आपके वो लोग फैक्ट है। आपके लोग आपके शमशान और कब्रिस्तान एक फैक्ट तोड़ना है। चाहते हैं। आपका आरएसएस इस देश को शमशान तोड़ना कब्रिस्तान चाहता एक फैक्ट है। आपका पाकिस्तान बना RSS ही इस शमशान देश को कब्रिस्तान के ऊपर तोड़ना था, चाहता है। कांग्रेस ने बनवाया ही इसलिए था। मुझे मेरी नेहरू बात पूरी प्रधानमंत्री करने दो, बने आपके इसलिए बीच में मैं देश का नहीं आया। बंटवारा हुआ। आपके तब क्यों नहीं बीच में नहीं सेकुलरिज्म आया, याद आया आपको आपको? मिर्ची लगती है। आपको आप सेकुलरिज्म लोग तब क्यों नहीं याद सौ आया? चूहे खा के हज को जा रहे हैं नेहरू अभी। के समय आप नेहरू सुनिए मेरी प्रधानमंत्री बात। बनना चाहते थे, देश का बंटवारा करा दिया। अरे आपको नेहरू- सेकुलरिज्म आपको तब क्यों नहीं याद आया? नेहरू को दे बाहर देते है जिन्ना क्या? को प्रधानमंत्री बना देते, भारत का अविभाजित भारत इनका का होने के प्रधानमंत्री बाद जिन्ना मुझे को। बोल देने था। आपको जो नेहरू पे बोलना है ना वो बोल लेना पहले। सर आपकी दोगलापन सामने कर रहा हूं। अरे आप दोगले लोग हिस्टोरिकल हैं। फैक्ट है। अरे देखिए, हिंदू मुसलमान कौन करता है? स्मशान का सर प्रचार हिंदू किसने मुसलमान किया? जिन्होंने करा रामजादे उन्होंने देश का हरामजादे बंटवारा कौन करके बोलता है? दो अरे हिस्से आप बना लोग दिए, communal एक divide सेकुलर करके भारत और आप और गोदामृत एक पिलाएंगे इस्लामिक बीजेपी रिपब्लिक ऑफ आके। पाकिस्तान। अब आगे आप बढ़िए, सौ चुप अब पे बताइए। चूहे खा के हाज को मत जाइए। आप मेरी हम बात नहीं हज को सुनिए, जाते, आप देखिए। जाते हैं हज को। आप टोपी आप पहनते हो, overwhelmed- हज को आप जाते हो, हम नहीं जाते। देखो, मुझे आपने जो हमने कोई चीज नहीं काटी हुई, हमने हज नहीं जाना था। मैं मेरा हम हज नहीं समझता हूं जाते। कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप फुकट सर, का आप झूठ गोदामृत बोल रहे हो। पिला रहे हैं हमें। आपको कोई हक नहीं है गोदामृत सर पिलाने का। आप क्या महाराष्ट्र किस को। हद से बात करते मैं हैं? आपको जिन्होंने बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने हराने के लिए नेहरू साहब ने अरे 2 बाबा बारी साहब पूरा प्रयास अम्बेडकर- करा, बाबा साहब आप अम्बेडकर उसकी आ बात गए। करते हैं। आप किस किस बाबा बातों पे साहब आके क्षमा आप मांगेंगे? इनके बताओ, आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब अरे अम्बेडकर के बाबा साहब पुतले ठाकरे लोग को, बाला साहब ठाकरे के विषय को छोड़ के आपको शर्म अगर आप आनी अम्बेडकर जी के विषय पे आओ, बाबा आपको साहब जिन्होंने शर्म आनी संविधान चाहिए, आपके कमेटी लोगों के ने हेड उनके थे, पुतले फूके उनको हैं। हराने के लिए दिल्ली नेहरू में जी ने पुतले भरसक फूके प्रयास हैं। करा, सारी उनके हिम्मत झोंकी, संविधान का 52 अपमान के भी किया और आप 57 लोगों के ने। इलेक्शन में भी। अब आप बताइए। मुझे लगता है इनको आप चुप कीजिए। मुझे बोलने दिया है तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अब सुनिए विवेक कोटे साहब। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, मेरा पूरा मुद्दा कीजिए विवेक कोटे साहब। देखिए, मैं जो एक आपके दर्शक ने बात की उससे बहुत मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को नजर लगी। सही में महाराष्ट्र को नजर लगी, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस लोग हैं हम। और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में उनके जो प्रमुख तोपची थे वो तोपची थे दौलत खान। उनके वकील थे, वो वकील थे काजी हैदर। उनके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, वो थे मदारी मेहतर। और शिवाजी महाराज ने जैसे रायगढ़ पे मंदिर बनाया वैसे मस्जिद भी बनाई। ऐसे महाराष्ट्र को सच्ची में नजर लगी है, ये मुझे कहना। और मुझे ये कहना है कि वोट की राजनीति के लिए ये जानबूझ के बवाल खड़ा किया जा रहा है। और मैं सभी मराठी लोगों को और महाराष्ट्र के सभी लोगों को अपील करता हूं कि ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस पॉलिटिक्स के लपेट में मत जाओ। ये जो विद्यमान सरकार है उस सरकार के पास किया हुआ काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भाषा का बवाल खड़ा किया है। इनसे सावधान रहना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। भाषा का बवाल खड़ा किया, इनसे सावधान रहना चाहिए। सीमा मलिक जी,
आपको लगता है, मेरे पास देखिए, मैं सवालों में उलझाना नहीं चाहता, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ जानकार लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो पत्रकार हैं और आप इस मसले पर कईयों से बात कर रहे होंगे, क्या हमारा अभी मुंबई जाना ठीक रहेगा? मेरे लिए सवाल बहुत बड़ी चेतावनी की तरह था कि हम अपने ही देश में किसी जगह के लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम जाएं या ना जाएं। सीमा जी। जी देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बुरा माहौल है वहां पर, या किसी को भी मुंबई आने में ऐसा डर लगना चाहिए। पर देखिए, जो न्याय व्यवस्था है, देखिए जिस तरह से अभी मैं कहना नहीं चाहती, देखिए हमेशा यही होता है कि जब भी कुछ बात होती है तो वो नेहरू जी के ऊपर चली आती है। मतलब आज की बात हो रही है, अब आप नेहरू जी ने क्या किया और उसने क्या किया, इसका मतलब आज के संदर्भ में इसका देखिए, अरे सर 2 मिनट बोलना अगर दे आप तो मैं बोल लूं, है ना। अब ये तो देखिए खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं अपने आप ही कि किस तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। मैं तो आपसे पहले ही बोला कि इशू शुरू किसने किया और किस तरह की बातें होनी शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए इन चीजों में। देखिए इन्होंने शायद खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, फ्रैंकली मैं ये कहूंगी। देखिए किस तरह की मतलब ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। आज एक मतलब एक कोई ऐसा इशू नहीं था, मेरे ख्याल से पूरा इशू खत्म हो गया था, पर उसको अगेन एंड अगेन वो करना। और देखिए जहां तक शिंदे जी की, मैं तो पहले तो आई वी वर वंडरिंग कि शिंदे जी क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी मराठी मानुष के लिए। फिर शायद उन्हें बाद में लगा होगा कि शायद मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, तो आज उनके मंत्री भी वहां पर चले आए। उनके मंत्री वहां पर आके मतलब MNS के साथ ये सब करना शुरू हो गए, जिस तरह की गुंडागर्दी है जो भी कहिए। तो देखिए ये जो है, इसको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हमें देखना चाहिए। और बहुत प्रेम प्यार से यहाँ पर लोग रहते थे। एंड ये सब सवाल करना कि आपने मराठी के लिए क्या किया है, अगर आप मेरे लीडर के बारे में कहें तो आपने हिंदी के लिए क्या किया है, कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन आपने खोल दिए हिंदी के लिए, ये बता दीजिए आप। विद्या भारती क्या कर रहा है? दूसरे के ऊपर सवाल उठाना तो बहुत आसान है ना। एंड देखिए मैं भी एक पार्टी में हूँ जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है बेसिकली। एंड हम लोग इतने दिन से रहते हैं, किसी ने भी हम लोग को किसी इन चीजों के लिए कभी परेशान नहीं किया या कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं अभी मुंबई गई थी, मैंने बिल्कुल हिंदी में मैंने वहां पर लेक्चर दिया था, काफी लोग मराठी में बोल रहे थे, पर उन लोगों ने सबने इसका स्वागत किया। तो ऐसी कोई वहां पर फीलिंग नहीं है कि जो हिंदू लोग हैं उनके लिए मतलब नहीं, ये एक अजीब सा लगता है, ये एक अजीब सा लगता है इस विवाद में, ये मैन्युफैक्चर्ड विवाद है। ये विवाद जहां हो रहा है, ये आपस में सबका प्रेम प्यार है, इतने दिन से लोग रह रहे हैं, और जो भी वहां पर रहता है नेचुरली वो एक भाषा सीखने के लिए मजबूरी होता है। मैं कहूँगा मैं 1 मिनट बिहार के मंत्री का बयान सुना दूं। नितिन नवीन भाषा विवाद पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मराठी भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और इन सब के बीच निशिकांत दुबे का बयान किसी से छुपा नहीं है। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करना कि जो हिंदी पट्टी के हैं उनको मारा जाएगा, मराठी बोलनी ही ज़रूरी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि जिन लोगों को राजनीति में हाशिए पे आ रहे हैं वो अब अलग अलग चीज़ों को उकसा कर अपनी राजनीति को फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ ये राष्ट्र एक है और इस राष्ट्र में सभी भाषा का सम्मान है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। और कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदी से होती है, तो हमको अपनी अनेकता में जो एकता दिखता है वो हिंदी भाषा से दिखता है। और अनेकता यानी सभी चीज़ों को लेकर समावेश कर कर आगे बढ़ने का जो परंपरा हमारी संस्कार में, हमारे राज्यों के जो अलग अलग कल्चर हैं उसको एक राष्ट्रीय विषय के साथ जोड़कर और राष्ट्रीयता के विषय से जोड़ के जब हम बात करते हैं वही भारत की पहचान है। तो जो लोग भारत की पहचान को तोड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसे विषय उठाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुझे लगता है हर जगह पर हैं, उसके बाद इस तरह का बयान देना कि मारेंगे पीटेंगे। मैं किसी राज्य और किसी विषय के लिए स्पष्ट रूप से, ये वो लोग हैं जो खंडित करने की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, जिन्होंने देश को बांटा है। देखिए एक बात